वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग सिंह है। मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अब तक से यूनिक स्टार कोचिंग हमेशा से सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराता रहा है, लेकिन अभी यूट्यूब के तौर पे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ मैथमेटिक्स के क्लास ही आपको अवेलेबल हो पाए थे। लेकिन हमारी कोचिंग, हमारी स्टाफ मेंबर्स एक्टिव हैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके। अब साइंस के कदम में भी हम कदम रख चुके हैं। साइंस, जैसा कि आपको पता है, साइंस एक डे टू डे लाइफ में सीखने वाली चीज़ है। एक कहावत है कि अगर आपको साइंस पढ़ना बोरिंग लगता है तो गलती आपकी नहीं है, गलती पढ़ाने वाले की है कि शायद आप तक वो बेहतर से बेहतर कंटेंट नहीं पहुंचा पा रहा है। आपको लॉजिकल तरीके से, रीजनिंग के तरीके से आपको इंटरेस्टिंग बना के साइंस आपके सामने परोस नहीं पा रहा है। क्योंकि साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है जो वो सिर्फ पढ़ते रहिए और पता नहीं चलता है कि कब 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, अगर आपको वाकई इंटरेस्ट है साइंस में। तो इस कॉन्सेप्ट को कि साइंस कैसे इजी हो जाता है, कैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो हम डे टू डे लाइफ से सीखते हुए कितना आसान तरीका सीख सकते हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। इस कंटेंट, इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो चैप्टर का नाम है। सीबीएसई बोर्ड से अगर आप होंगे क्लास 10th में, अगर आप चाहते हैं कि आप साइंस में 95 प्लस स्कोर करें कम से कम, हाँ ध्यान सुनिए, कम से कम अगर स्कोर करना चाहते हैं साइंस में और चाहते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट, छोटी से छोटी चीज क्लियर हो जाए, तो निश्चित तौर पे आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक एक बार जरूर बनिए। एक चैप्टर पढ़ के देखिए हमारे साथ, फिर आप खुद जज करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर से मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो कोई भी, चाहे वो कमी हो चाहे वो अच्छाई हो, कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, जो कुछ है, जो कुछ आपके दिल में चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमी रह गई। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है कि चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री की शुरुआत ही होती है क्लास 10th की केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। आप जैसा कि सभी समझ भी रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा शब्द है जो हम क्लास 6 जब हमें केमिस्ट्री की बुक पकड़ाई जाती थी तभी हमें हमेशा सुनने को मिलता था। हमेशा देखते भी थे, नाम सुनते थे अपने भैया से, अपने दीदी से, अपने बड़े पापा चाचा, सबसे सुनते हैं ये नाम। हमेशा दिमाग में आता है कि केमिकल रिएक्शन है क्या। फिर कई बार आता है, घर वालों से पूछते हैं तो बोलते हैं कि जब बड़े होगे तो पढ़ोगे, और वो 10th की घड़ी आ गई जब आपको वाकई इस चैप्टर के बारे में सिर्फ न पढ़ना है बल्कि आपको एक एक छोटी छोटी इसके डिटेल्स भी समझने हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन आखिर क्या है? सबसे पहले, क्या आपको एटम का स्ट्रक्चर याद है? सोच के देखिए कि एटम कैसा था। अरे एटम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा न्यूक्लियस हुआ करता था और उसके किनारे किनारे कौन था? शेल्स हुआ करते थे। उसको एनर्जी लेवल कहते थे, उसको ऑर्बिट कहते थे, जिसका नाम KLMN था। ये मॉडल किसके द्वारा पेश किया गया था, याद है? क्लास 9th का है। अरे हाँ, ये नील्स बोर द्वारा पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया क्या था कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंट चार्ज होता है प्रोटॉन्स के, लेकिन सिर्फ ऑपोजिट होता है उतना, यानी जितना ये एक प्लस यूनिट चार्ज होता है ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन का एक माइनस यूनिट चार्ज होता है। ये रिलेटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। फिर केमिकल रिएक्शन तो सुनते हैं, एक दूसरा शब्द रेडियो एक्टिविटी भी सुनते हैं। देखिए मैंने लिख भी दिया, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन। आखिर ये दोनों कैसे केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन, अगर एटम के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो समझिए इस छोटे आसान भाषा में एकदम कि अगर केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, डोनेट, एक्सेप्ट या शेयर होता है,
यानी सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। किसका है? सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। अगर इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ डोनेट, शेयर, एक्सेप्ट या ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है तो वो पूरा का पूरा केमिस्ट्री का हिस्सा क्या कहलाता है? वो हिस्सा कहलाता है आपको केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में इस न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियस जैसा रहता है वैसा बना रहता है, तब वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और यही केमिकल रिएक्शन हम केमिस्ट्री के स्कूलिंग लाइफ में और लेबोरेटरीज में सीखते हैं। हालांकि रेडियो एक्टिविटी अगर हमें सीखने को मिले तो रेडियो एक्टिविटी से निश्चित तौर पे आपने पोखरण, जैसे ही कोई रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन की बात करता है तो पोखरण नाम का जगह याद आता है, जहां भारत ने अपनी पहली न्यूक्लियर टेस्ट की थी। अगर आपको रेडियो एक्टिविटी जैसे शब्द से गुजरना होगा तो आपको याद होता है वो इंसिडेंट 1945 का, हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम्स गिराए गए थे, एटम बम। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम करके बम के नाम थे। वो बहुत ही मार्मिक स्थिति थी। वो बम का इफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ा था कि लोग आज भी लोग यहाँ के लूले लंगड़े पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिविटी बहुत ही डिजास्टरस होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है मैनकाइंड्स को। यहाँ तक कि वहाँ के जो भी आसपास के सराउंडिंग्स भी होते हैं कई हजार किलोमीटर में, वहाँ उसके हार्मफुल रेडिएशंस उन तक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इसलिए वहाँ पे जेनेटिक पैटर्न में चेंज आ जाता है। शायद यही वजह है कि वहाँ डिसेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर जाके जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरा था तब जाके यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में 24 अक्टूबर को। तब जाके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आज तक से थर्ड वर्ल्ड वार रुका है, क्योंकि ये पूरी दुनिया न्यूक्लियर पावर्स को अटेन करने की कोशिश करते हैं। इंडिया भी अटेन कर चुका है और अगर सबके पास न्यूक्लियर पावर होंगे, अगर सब एक साथ यूज कर देंगे तो शायद सोचिए कौन बचेगा इस दुनिया में? सोच के बताइए। कोई नहीं। बिल्कुल सही। शायद इसी को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन किया गया था। और वो कॉन्सेप्ट कौन सा था? रेडियो एक्टिविटी। इस रेडियो एक्टिविटी में बताया गया कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस ही टूटता है या जुड़ता है और टूट और जुड़ के इतना ज्यादा एनर्जी मेगावाट के फॉर्म में रिलीज करता है कि शायद किसी भी चीज को नष्ट करने की क्षमता रखता है। एटम बम तो एक दो शहर ही नुकसान कर सकते हैं, अगर हाइड्रोजन बम अगर छूट गया तो सोचिए ब्रह्मांड भी वहां दहल सकता है, तबाह हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझना भी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है। एक न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा डिजास्टर्स होता है। सन में यही प्रोसीजर अपनाया जाता है जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़े न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। होता क्या है इसमें, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस जिसको रेडियो एक्टिविटी रेज कहते हैं वो रिलीज होते हैं और जिसके वजह से हम हार्मफुल रेडिएशंस के प्रभाव में आते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्लास 10th के सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन जानकारी के तौर पे क्या कि रेडियो एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शन का बेसिक डिफरेंस कहां से शुरू होता है, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से शुरू होता है। और आपको मैंने सिखाया कि रेडियो एक्टिविटी में सिर्फ न्यूक्लियस हिस्सा लेगा। कौन ले रहा है? देखो मैं इसको कलर भी कर दे रहा हूं। जबकि केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो रिएक्शंस थोड़े ज़्यादा कम रहते हैं, इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब कहाँ देश उड़ता है, कहाँ लेबोरेटरीज में कोई ग्लास फूट जाएगा रिएक्शन करके, कहाँ कोई लकड़ी कोयले में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक छोटे लेवल का रिएक्शन है, जबकि रेडियो एक्टिविटी एक बहुत बड़े लेवल का है। इसीलिए रेडियो एक्टिविटी का नाम नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेनरी बैकरल ने कितना बड़ा योगदान दिया था जब रेडियो एक्टिविटी रेस को देखा था फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से। तो इस चैप्टर में पूरी के तौर पे अब हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों तरह के यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज। तो केमिकल रिएक्शन का एकदम बेसिक सीख रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है A+B और कुछ एक ऐसा तीर के तौर पर रखा है और AB। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को एकदम बेसिक से सिखाया जाए। यहाँ तक कि मैं देखिए इसको प्लस और इसको एरो नाम से बोल रहा हूँ।
हालांकि केमिस्ट्री में इसकी भाषा कुछ दूसरी है, लेकिन पहले इसको सीखना है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। कि एक कोई चीज था जिसको हमने दूसरे में कुछ को मिलाया और वो दोनों मिलके एक नया कुछ बन गया। यानी हम क्या कह रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमने एक चीज को किसी को लिया था, उसको दूसरे में कुछ में मिलाया और दोनों मिलके एक नई चीज बन गए। यानी जो पहली चीज थी उसको हमने रिएक्टेंट कह लिया। ये भी एक ऐसी चीज थी जिसको इसमें मिलाना था, ये भी रिएक्टेंट हो गया। और जो नई चीज बनी उसको प्रोडक्ट कह लिया। अरे आपके बुक में भी तो डेफिनेशन यही लिखा है कि द न्यूली सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंस विच इज गोइंग टू रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन के ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। आखिर ये फिर सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? ये सिंबल दिखा रहा है कि ये जुड़ने का प्लस साइन है, कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ती हैं और ये बनाती हैं, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब हो गया कि ये रिएक्शन आगे हुआ और ये प्रोडक्ट फॉर्म किया। आमतौर पे हमेशा रिएक्टेंट्स को हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। आमतौर पे हमेशा रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जबकि प्रोडक्ट को राइट साइड में। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्ट करने वाले हैं और कुछ नया बनाने वाले हैं। जो नया बन जाए उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो बीच में एरो मार्क देख रहे हैं वो दिखाता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर रहा है। ये रिएक्शन ये दिखा रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। कई बार ऐसा भी सिंबल आप देखते होंगे, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का सिग्नेचर है। इरिवर्सिबल मतलब शायद इसको हम चाह के भी वापस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज ना कर पाए, जबकि ये सिंबल होता है कई बार रिवर्सिबल का। मतलब आपने अमोनिया में देखा होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करता है NH3। ये क्या है? रिवर्सिबल। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किए तो अमोनिया में बदल गया, फिर अमोनिया कुछ देर में टूट के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में वापस बन गया। यह है रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अभी इरिवर्सिबल रिएक्शन का हम एग्जांपल पढ़ रहे थे। ए और बी को मिलाया, वो बन के आ गया AB। जैसा कि आपको पता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर ने भी बोला था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा लॉ है? क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था ना, 3 लॉज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 लॉज हैं। हमेशा इनको याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही ये चीज़ों को आगे पढ़ने की कोशिश करिए। तो अभी तक आपने सीखा कि केमिकल रिएक्शन में क्या है कि कोई दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बना देती है, वो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जबकि वही प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं। ये है आपका इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन का। तो अब तक से हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए, मुझे पता है क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन आपको मैं पूरा का पूरा मैं बताया कि एक भी कंटेंट न छूटे, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलना है। शायद मैं इसीलिए धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप, उम्मीद है कि थोड़ा एंजॉय करते होंगे। एंजॉय नहीं करते हैं तो आप फिर से पढ़िए, फिर एंजॉय करने लगेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये आप बताओ मुझे कि आपसे मैं बोल दूं कि वहाँ ताजमहल मुझे दिख रहा है, ठीक, चाहे वहाँ ताजमहल, आगरा में ताजमहल है, आप कैसे मानोगे? आपके सेंस ऑर्गन्स बोलेंगे, बताएंगे तब तो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आंखें बता रही है, कई लोग वहाँ कान से बता रहे हैं कि आपकी आगरा में ही है। यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स जिन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएँ ताकि हम उनको प्रूफ के तौर पे देख सकें कि हाँ वाकई ऐसी घटना हो रही है, तब जाके ये चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है, कैसे पता करेंगे? केमिकल रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिफाइन करते हैं कि वो हो रहा है। अगर वहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन ही है। उन 5 केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं अभी वो कौन कौन से 5
कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको हम पढ़ के जान सकते हैं कि वाकई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इनमें आप पहला पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार केमिकल रिएक्शन होता है तो इसका पता हम उसके गैस के निकलने से भी पता लगा सकते हैं कि शायद यहाँ केमिकल रिएक्शन जैसी कोई घटना हो रही है। दूसरा अगर फैक्टर पढ़ेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा शब्द है केमिस्ट्री की भाषा में हमेशा यूज होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, टेस्ट ट्यूब मैंने बना दिया, सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट विच सटल्स डाउन इन द कंटेनर, किसी कंटेनर के हिस्से में केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉलिड पार्टिकल जो कि इनसॉल्युबल होता है, इसके अंदर घुलेगा नहीं, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान अगर वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है तो भी आप बिल्कुल याद रखिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तीसरा है चेंज इन कलर। अक्सर केमिकल रिएक्शन के दौरान दो रिएक्टेंट्स जो आप लिए हुए हैं उसका रंग बदलते हुए दिखाई देगा, तो भी आप समझिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर चेंज इन स्टेट, जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन दोनों गैसेस फॉर्म में है, उन गैसेस को हमने मिक्स किया, वो वाटर में चेंज हो गया, H2O में चेंज हो गया और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो कई बार स्टेट चेंज करके भी केमिकल रिएक्शन होता है, ये सिग्निफाई और डिनोट करता है। फिर लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ, एग्जाम्पल है, घर पे भी ट्राई करेंगे। दुकान से जाके चूना पत्थर खरीद के ले आइए, उसको किसी कटोरी में रख दीजिए, फिर ऊपर से पानी डालिए। थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में, हमने मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाया क्विकलाइम, उसमें थोड़ा सा H2 ऐड कर दिया वाटर। अब देखेंगे क्या कि वो रिएक्शन होना शुरू कर देगा और स्लैग्ड लाइम फॉर्मेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। लेकिन इतने में क्या होता है कि वो थोड़ा रिएक्शन आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे कि जो नीचे कटोरी में आपने रखा है वो बिल्कुल हॉट हो जाएगा, हीट हो जाएगा। वजह क्या है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो टेम्परेचर बढ़ा दिया प्रोडक्ट का। ये भी कई बार होता है कि केमिकल रिएक्शन का पता हम चेंज इन टेम्परेचर से भी लगा सकते हैं। तो ये रहे आपके 5 रिएक्शन। तो आपने सीखा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए। क्या केमिकल इक्वेशन आपको पता है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक छोटा सा आपको मैं इंसिडेंट देता हूं, उससे रिलेट करके देखिए। अगर आप रोड पे कभी जा रहे हैं, सामने से आप एक्सीडेंट होते हुए देख रहे हैं जहां 3 से 4 गाड़ी आपस में टकराती हैं और बारी बारी क्या होता है उस घटनाक्रम को आपको कुछ सेकंड्स में लिखना है। क्या आप लिख पाएंगे? नहीं। क्यों? आप 2 शब्द ही लिख पाएंगे, कुछ सेकंड्स बीत जाएंगे और आप कहेंगे अब तो नहीं हो पाया। फिर ऐसा क्या है कि वही जगह पे सेम प्लेस पे अगर एक जर्नलिज्म वाला स्टूडेंट होता या जर्नलिस्ट कोई होता तो क्या वो उस इंसिडेंट को लिख पाता? बिल्कुल लिख पाता, क्योंकि उसके पास शॉर्ट हैंड की कला है। ये क्या मैं बोल रहा हूं? हाँ, तो वही कुछ खेल केमिस्ट्री की दुनिया में भी है। केमिकल रिएक्शंस बहुत लंबे लंबे होंगे, नाम उनका लिख पाना शायद बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट हैंड में कह सकते हैं हम कि एक सिंबल के तौर पे बार बार लिख के हम चीज़ों को छोटा में कर देंगे और उसके सारे पार्टिसिपेंट्स को भी दिखा देंगे। उसी केमिकल रिएक्शन का छोटा फॉर्मेट अब केमिकल इक्वेशन में तब्दील हो जाएगा। मैथमेटिकल इक्वेशंस आपने पढ़ा है, केमिकल रिएक्शंस थोड़ा अलग है, इसको अच्छे से समझिए आप। केमिकल इक्वेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे लिख दूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर केमिकल इक्वेशन क्या है? तो याद है जॉन डाल्टन जिसने सबसे पहली बार एटॉमिक सिंबल्स को दिखाया था, लेकिन वो कुछ स्फीयर के फॉर्म में दिखाए थे, ऐसे गोल गोल करके, फिर आधा ऐसे करके, हाँ। लेकिन ये ऑब्सोलीट था। ऑब्सोलीट का मतलब पुराना मेथड था और ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। ये कौन दिया था? ये फर्स्ट एटॉमिक सिंबल की शुरुआत जॉन डाल्टन ने की थी, है ना। लेकिन ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। फिर इसको इम्प्रूव करके जे बर्जीलियस ने बताया कि अगर आपको
किसी भी एलिमेंट का नाम लिखना है तो उसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट लेटर या फर्स्ट और सेकंड लेटर के साथ या दोनों मिक्स हो जाते हैं यानी नेम सेम पड़ जाते हैं तो आप उनके लैटिन नेम से भी उनके अक्षरों को उठा के लिख सकते हैं। ये एक एटॉमिक सिंबल का प्रथा आज भी हमारे यहाँ चलन में है। जैसे मैग्नीशियम पूरा नाम है, मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म हम सिर्फ Mg लिख देंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक सिंबल O2 लिख देंगे। ये एरो मार्क वैसे ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO हो गया। यानी इतना बड़ा रिएक्शन को हम सिर्फ छोटे भाषा में लिख दिए और ये सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ केमिस्ट्री का ही स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि जैसे जर्नलिज्म के स्टूडेंट ही शॉर्ट हैंड राइटिंग का यूज कर पाते हैं, वैसे साइंस पढ़ने वाले बच्चे जो केमिस्ट्री का ज्ञान रखते हैं वो जरूर ये कर पाएंगे और बड़ा ही सिंपल है। आप भी कर पा रहे हैं ना, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखिए, आपको एक बात समझ में आना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन दोनों आपस में कुछ ऐसे कॉम्बाइन है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी चीज को हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में दिखा देते हैं, वो केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि कौन कौन से एलिमेंट किस किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल O2 है, यानी यहाँ पे बाई मोलिकुलर O2 मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके MgO फॉर्म कर रहा है। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म कर रहे हैं, ये है केमिकल इक्वेशन। तो आप उम्मीद करते हैं कि चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के भाग कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइम में हम शुरू करने जा रहे हैं कि केमिकल, अब जैसा कि आपको पता है कि केमिकल इक्वेशन होते हैं, इक्वेशंस को फॉर्म रिएक्शंस के जरिए किया जाता है, लेकिन ये केमिकल इक्वेशंस कई बार जो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको भी फॉलो नहीं करता है, कई बार करता भी है। इसीलिए केमिकल इक्वेशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट का नाम रखा गया बैलेंस्ड इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और सेकंड का नाम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रख दिया गया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब यह है कि जितने रिएक्टेंट्स हिस्सा लेके बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उतना ही प्रोडक्ट साइड में उनके एटम्स दिखते भी हैं। फॉर एग्जांपल, ये कैल्शियम कार्बोनेट आप देख रहे होंगे, कैल्शियम का यहाँ पे एक एटम है, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का 3। ठीक रिएक्टेंट जितने हैं प्रोडक्ट साइड में भी आप उतने ही देख पाओगे, कैल्शियम के 1, ऑक्सीजन का 1 और ये 2 मिलके 3 और कार्बन 1 हो गया ना। केमिकल रिएक्शन ऐसा जहां पे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, कोई चेंज ना आए, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में हो उतने प्रोडक्ट साइड में हो, उनको हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का नाम देते हैं। लेकिन ऐसे भी कई सारे रिएक्शंस आप बुक में देखेंगे, स्कूल में पढ़ाते वक्त टीचर्स यूज करते होंगे, जो सबसे मोस्ट कॉमन इक्वेशंस आज केमिस्ट्री की दुनिया में H2 + O2 H2O। अब आपने हाइड्रोजन तो 2 लिया, ऑक्सीजन तो 2 लिया, लेकिन हाइड्रोजन 2 फॉर्म हुआ लेकिन ऑक्सीजन 1 हो गया। दरअसल कई बार बच्चों को यह भी लगता है कि H2O2 मिलके H2O2 बन जाता, फिर H2O क्यों बना? क्योंकि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से, फिक्स्ड रेशियो बाय मास के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी फॉर्म में कॉम्बाइन ही होते हैं ताकि वो H2O का फॉर्मेशन कर पाए। यहाँ पे H2O2 अगर आप लिख देते हैं तो आप पूरी तरह से गलत भी हैं, और H2 + O2 H2O का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखेगा। यानी एक ऑक्सीजन कहीं कम है, आपको ऐसा दिखने में लगेगा लेकिन रियलिटी में कोई कम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे इतने मात्रा में ही सिर्फ जुड़ता है, इस बात को अच्छे से समझिए। यानी और आसान भाषा में समझा दूं मैं कि वाकई ये H2 और O2, H2O में क्यों सिर्फ सिंगल O बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1:8 में जुड़ता है। 1:8 का मतलब हो गया बाई मास के हिसाब से, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ही H2O का फॉर्मेशन करता है। बाकी जो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में भले बच जाएगा, लेकिन जितना रिएक्ट करेगा सिर्फ ये उतना ही ये H2O ही दिखाई देगा आपको। समझ में आया आपको? तो क्या होता है बैलेंस्ड इक्वेशन, क्या होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन होता तो बहुत अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन में ये बता रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हो गया, तो ये तो हो गया गड़बड़। क्योंकि
सबसे बेसिक लॉ केमिस्ट्री का कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हमेशा मास इक्वल होंगे, हमेशा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। फिर ये इक्वल है क्यों नहीं? फिर गड़बड़ हो गया। अब करना क्या है? अब तो ये करना है कि ये अनबैलेंस्ड वाला भी कैसे जल्दी से बैलेंस्ड हो जाए। तो आइए चल के सीखते हैं कि कैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को भी जल्दी से हम बैलेंस करना जाने। और ये मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप या भगा के या वीडियो छोड़ के प्लीज मत जाइए, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, प्लीज। तो टॉपिक मैंने लिखा है हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशंस मिलेगा, उसको आपको केमिस्ट्री की मदद लेके बैलेंस करना सीखना है। तो जैसे रोड पे आप जब चलने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपके घर वाले बताते हैं क्या नहीं करना है। रोड के बीच में नहीं जाना है, साइकिल से अगर जा रहे हो तो साइकिल तेज नहीं चलाना है, आपको हमेशा रोड के तरफ लेफ्ट साइड में चलना है। ये सारी गाइडलाइंस मिलती हैं आपको। ठीक वैसे ही अगर केमिकल इक्वेशंस आप सीखना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैंने लिखा था कि H2 और O2 को मैंने मिक्स किया था और वो H2O बन गया। आपको बैलेंस करने का जो दो तरीका नहीं अपनाना है, ध्यान सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं, जो दो तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना है जो कि आपको सबसे आसान दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन क्यों ना हम 2 कर दें। ये एकदम गलत तरीका, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप केमिकल फॉर्मूला चेंज कर देते हैं और पूरी केमिस्ट्री की इक्वेशंस और पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा पुल्टा करके रख देंगे। तो इतना जीनियस मत बनिए, जीनियस बनने का भी बहुत मौका मिलेगा, अभी सीखने का वक्त है। तो सीखिए अच्छे से कि क्या हम गलती नहीं करने वाले हैं। तो पहली गलती याद है ना, कभी भी केमिकल फॉर्मूला में चेंज हम नहीं करेंगे। फिर से कान खोल के अच्छे से समझ लीजिए कि केमिकल इक्वेशंस के दौरान जब लिखे जाते फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में आप खुद चेंज मत करिए, खुद साइंटिस्ट बनने की कोशिश मत करिए। अभी पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, फिर रिसर्च करिए, तब जाके एक अच्छे साइंटिस्ट बनिए। ठीक, पहला गलती नहीं करना था कि केमिकल फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं करना है। दूसरा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि हाइड्रोजन 2 ग्राम हो गया, यहां पे हो गया ऑक्सीजन हो गया 32 ग्राम, यानी टोटल कितने हो गए रिएक्टेंट साइड में 34 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं H2O 18 ग्राम। तो क्यों ना हम इसमें 16 ग्राम और ऐड कर दें, तो ये भी 34 ग्राम, यानी अगर हम 16 ग्राम H2O ऐड कर देंगे तो भी तो ये 34 ग्राम हो जाएगा ना, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वेट बराबर हो गया। लेकिन ऐसा फिर भी कभी नहीं करना है कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज जाके इसमें जोड़ देंगे ताकि ये दोनों का वेट और एटॉमिक मास बराबर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने तो कहा कि ये दो चीज तो सर बता दिए नहीं करना है, करना क्या कि बैलेंस कैसे करेंगे हम। तो बैलेंस करने का मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूं, आपके बुक में होगा, लेकिन बुक से भी सिंपल तरीके से आप समझिएगा, क्योंकि आप समझिए बुक तो दुनिया का हर एक टॉपिक का बुक बना हुआ है, क्योंकि किताबें ज्ञान देती है, लेकिन सही गलत और कैसे पढ़ना है इसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ गुरु दे सकता है। इसीलिए हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आप हमेशा आपका एक गुरु जरूर होना चाहिए लाइफ में। भले आप कितनी भी टेक्निकली इंपॉर्टेंट और कितने भी आप डेवलप कर पाएं अपने आप को कि आप बिना टीचर के भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये शायद किसी के लिए भी आज के दौर में संभव नहीं है। दुनिया के एक बहुत महान वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि टेक्नोलॉजी कितनी भी स्मार्ट हो जाए, लेकिन वो कभी भी टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो वही मैं आपसे समझाना चाहता हूं कि कभी भी आप सिर्फ बुक्स के सहारे मत रहिए, बल्कि कैसे चीजों को इजीली समझ सके हम एक टीचर के जरिए ही सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बैलेंस करना आपको अच्छे से सिखाते हैं। अब ये तो दो तरीका आपको नहीं करना था, पहला जो केमिकल फॉर्मूला में चेंज, और दूसरा कोई भी सब्सिक्वेंट मास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड ऐड करके दोनों को बैलेंस करके दिखाना, ये नहीं करना है। फिर करना क्या है, पहला आप ये कर सकते हैं कि फॉर्मूला के आगे मैं देखिए हल्का हल्का थोड़ा गोल गोल ब्रैकेट बना दे रहा हूं ताकि आपको दिखे। फॉर्मूला के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नंबर आप मल्टीप्लाई करके दोनों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर सकते हैं।
ये हिस्सा जो आप 1 2 3 4 डेसिमल में नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 जो कुछ लिखने जा रहे हैं वो सारे एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ तो हाइड्रोजन 1 इंटू 2 2 एटम्स काउंट होगा। अगर वहीं 2 लिख दूंगा मैं तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन अब यहाँ पे 4 काउंट होगा। ठीक, वैसे अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा तो हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन भी 2, यानी दोनों में ये मल्टीप्लाई होगा नंबर। ये इसका यूज क्या है मैं आपको सिखा दिया कि इस कोएफिशिएंट का मतलब क्या और इसी के जरिए बैलेंस करना है। ध्यान रहे कि ना ये डेसिमल ना ये फ्रैक्शन हो नहीं सकता, सिर्फ आपको होल नंबर्स यूज करने हैं। मुझे पता है होल नंबर्स में 0 को एक्सक्लूड करके ही देखेंगे आप, ठीक है, 0 को छोड़ के 1 2 3 4, या ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का ही हम यूज करेंगे, सिर्फ 1 2 3 4। डेसिमल और फ्रैक्शंस को नहीं इंक्लूड करना है, अंडर रूट और स्क्वायर रूट को नहीं करना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 से शुरुआत करके आप इसको इजीली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। फिर ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसे कोई नंबर ऑड में दिखे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमेशा इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ये एक बहुत ही गोल्डन रूल है, बैलेंस करते समय हमेशा आपको काम करेगा कि जैसे ही ऑड नंबर दिखाई दे 2 से मल्टीप्लाई करिए ताकि वो कन्वर्ट किस में हो जाए, इवन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर सिर्फ 1 है, शायद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा ना। देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2H2O। हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। लेकिन रिएक्टेंट साइड में वही चेक करिए आप, ऑक्सीजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2। आखिर यहाँ पे ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ कि ये भी 4 हो जाए, है ना 4, तो शायद 2 कोई भी बता सकता है 4 हो गया, यानी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट हो गया 2H2O में, और दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या आपने सीखा कि कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को भी हम नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 सो ऑन मल्टीप्लाई करके दोनों ओर का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स को हम इक्वलाइज कर देते हैं। इसी को कहते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये रहा आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग करना हम सीख चुके हैं कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं, आखिर कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं जो हम सीखते हैं। आपके सिलेबस में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों में से अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इनके 3 टाइप्स हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोकेमिकल या थर्मल तीनों में से पूछा भी जाता है कि आपको रिएक्शंस देके पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन में आप कौन सा डिकम्पोजिशन में, तो आपको बाकायदा अच्छे से लिखना भी होगा। आखिर इस रिएक्शंस के टाइप्स अलग अलग क्यों बनाए हैं? जैसा कि नाम है पहला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बाइन का मतलब जुड़ना होता है ना, 2 दिल एक जान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों ने मिलकर क्या कर ली, एक परिवार बसा लिया। देख रहे हो ना, ये अलग था मैग्नीशियम, ऑक्सीजन भी अलग था, लेकिन दोनों क्या कर लिए, मान लो शादी कर लिए, दोनों मिलके एक परिवार बन लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिनमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बाइन का मतलब जुड़ना, और कौन जुड़ रहा है, रिएक्टेंट्स, और जुड़ के एक हो जा रहा है। तो प्रकृति का ये नियम है कि अगर कोई चीज जुड़ के एक हो रहा है तो फिर एक चीज बिखरता भी है। परिवार में आप देखते होंगे कि अक्सर जो परिवार बहुत बड़ा होता है वो धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाता है। आज प्रचलन भी है न्यूक्लियर फैमिली का, हर कोई चाहता है कि सिर्फ हम अपने रहें, यानी अपने बाल बच्चे के साथ और वाइफ के साथ, यही तो है न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में कोई रहना नहीं चाहता। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पढ़ रहे थे कि आपने दोनों को मिलकर एक परिवार बना लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिकम्पोज होना पड़ता है। तो केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी जहां पे सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो टूट के 2 या 2 से अधिक हिस्से में, यानी 2 या 2 से अधिक
प्रोडक्ट में चेंज हो जाए उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया, सिंगल रिएक्टेंट। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन नाम क्यों है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन ऐसे थोड़ी होगा। आप बताओ, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हो, क्या अपने आप अलग हो जाते हैं? अरे नहीं, कोई दूसरा आग लगाने वाला होता है, उनको आग लगाए, अरे देखो तो वो क्या कर रहा है। ऐसे दोनों में क्या होता है, टकराना शुरू हो जाता है और टकरा के दोनों अलग हो जाते हैं। कोई ना कोई आग लगाता है जरूर है। वैसे यहाँ पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट में आग कौन लगा रहा है, हीट हम दे रहे हैं, तब ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होके ये इजीली दोनों ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हीट के द्वारा, हीट थर्मल लैटिन वर्ड नाम है, तो हीट से ये ब्रेकआउट देखने को मिले से थर्मल डिकम्पोजिशन। ये ब्रेकआउट देखो, सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट गया, सारे डिकम्पोजिशन ही है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रोलिटिक है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इनको अलग कर रहे हैं, दैट इज वाई इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल मतलब सूर्य की रोशनी जो आ रही है, सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, क्या उससे कोई रिएक्शन नहीं होता? क्या होता है, वही तो मैं सिखा रहा हूं कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में सिल्वर क्लोराइड AgCl2 है, अगर सिर्फ सूर्य की रोशनी भर पड़ती है, यानी फोटोकेमिकल फोटोन्स गिरते हैं, तो क्या होता है कि AgCl2 ब्रेक होके Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था आपका दूसरे टाइप्स का केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। दो रिएक्शन अच्छे से समझ लीजिए, फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट में चेंज होगा, जबकि डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में बिखरेगा। डिकम्पोज का मतलब टूटना, बिखरना होता है। फिर आइए अब तीसरे, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखोगे कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, अकेला है। यहाँ पे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें देखेंगे आप हाइड्रोजन प्लस सिंबल में और सल्फेट 2- फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पे, है ना। तो होता क्या है कि अक्सर आप समझो कि एक स्मार्ट सा हीरो है, कोई फिल्म देख रहे हो आप, और यहाँ पे एक हीरो है दूसरा और एक हीरोइन के साथ वो लगा हुआ है, ठीक। तो ये क्या करेंगे कि अब ये स्मार्ट हीरो है, तो धीरे धीरे लड़की क्या होगी, इससे अट्रैक्ट होगी। ऐसा तो नहीं ना दोनों हीरो प्यार करना शुरू कर देते हैं, होगा क्या कि अपोजिट साइड्स अट्रैक्ट होंगे, यानी ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। यानी इनके हिसाब से देखो Na और SO4 साथ में आ गया ना, और हाइड्रोजन अलग हो गया। अब ये फिर बेवफाई की गीत गाना शुरू कर देता है। कब होगा, जब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल में क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि Cu प्लस HCl क्या रिएक्शन होगा। कई लोग लिख देंगे CuCl2 प्लस H2, लेकिन ये हो जाएगा गलत। CuCl2 प्लस H2 लिख देंगे, हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये नो रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। एक्टिविटी सीरीज में आपको पढ़ाया जाएगा। अब ये देखो कि ये सोडियम अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तब तो डिस्प्लेस कर पाएगा ना हाइड्रोजन को सल्फेट से। अगर ये खुद कमज़ोर है, खुद अगर बेकार सा होगा, गंदा सा, क्यों भाई, कैसे ये लड़की छोड़ के जाएगी नहीं इसको, है कि नहीं। समझो, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया एक बार तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो गया आपको। अब ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि अगर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अगर आता है तो डिस्प्लेस कर देता है पॉजिटिव मेटल को या पॉजिटिव आयन को, और वो खुद कंपाउंड बना लेता है Na2SO4 प्लस H2O। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। मैग्नीशियम आया MgCl2 बना लिया और H2O ऑक्सीजन के साथ H2O फॉर्म कर लिया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि हमेशा एक्टिव मेटल ही डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर एक्टिव मेटल नहीं है, यानी दो फॉर्म में रिएक्शन कराने, ये मेटल ही अगर यहाँ पे कॉपर होता, एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से प्लेस नीचे होता, तो शायद ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को आपको नहीं मिलता। नो रिएक्शन भी कई बार सवाल ऐसा पूछा जाता है, इसीलिए एक्सेप्शनल केस में इसको बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन से नीचे वाला हिस्सा दे दिया कोई एलिमेंट, जैसे सिल्वर दे दिया, गोल्ड दे दिया, है ना, तो क्या रिएक्शन करेगा। कोई एसिड ले लिया H2SO4 HCl या HNO3 में, तो आप बताएंगे कि ये रिएक्शन ये पूरा
नहीं हो पाएगा। अब पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का जो सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, जिसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, या कहिए पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर साथ साथ होता है तो उसका नाम रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिंपल भाषा में आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेथड? जैसे आपको पता है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता करने के लिए मौजूदा दौर में 5 से 7 मेथड हैं जिससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगा सकते हैं। लेकिन क्लास 10th में सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले के ज़माने में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख के पता लगाते थे कि कोई चीज़ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। लेकिन समय बीतता गया और समय के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ। फिर जाके मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रॉन का मेथड जो सबसे सटीक है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 10th में है नहीं, वो क्लास 11th की केमिस्ट्री में आपको पढ़ाई जाएगी। तो आइए सीखते हैं क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बनाया, CaO। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, CaO। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ऑक्सीडेशन का आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन। किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या हो गया, रिडक्शन। लिथियम है, हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या हो गया, लिथियम हाइड्राइड बन गया, ये रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ना है, आपका रिडक्शन हो गया। या तो किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को हम हटा देंगे तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या तो किसी चीज को ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देंगे तो भी वो रिड्यूस हो गया। इसको आसान भाषा में समझिए, एक इंसान के तौर पे आपके पास कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें हैं। अगर आपके अंदर और अच्छी आदतों को समावेश कर दिया जाए, कुछ और अच्छी आदतों आपके अंदर डाल दिया जाए तो आप शायद और अच्छे होंगे ना। यानी आप पहले से कुछ भी हो, ऑक्सीजन डाला गया, आप ऑक्सीडाइज हो रहे हो, अच्छे हो रहे हो। या तो दूसरा तरीका है, आप जैसे भी हो, आपके अंदर की बुरी आदतों को निकाल दिया जाए, यानी हाइड्रोजन यानी निगेटिव पार्ट को निकाल दिया जाए तो भी आप अच्छे ही कहलाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई होता है, सिर्फ किसी में ज़्यादा किसी में थोड़ी कम होती है। ठीक वैसा ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट में है कि अगर आप कोई सब्सटेंस लिए हो, उसमें ऑक्सीजन जोड़ दिए, अच्छाई बढ़ गई, आप क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। आप शुरुआत में इतने हो, आपके अंदर से बुरी आदतों को निकाल दिया गया तो भी आप बड़े बन गए, तो आप ऑक्सीडेशन शो कर रहे हो। वहीं रिडक्शन का मतलब आप जैसे भी हो, आपके अंदर बुरी आदतों का समावेश हो रहा है, आप बुराई होते गए। या तो आपके अंदर से अच्छी आदतों को कोई निकाल दिया तो भी आप बुरे बन गए। यानी रिडक्शन का मतलब भी ये हो गया कि हाइड्रोजन या तो जुड़ जाए या तो ऑक्सीजन ही निकल जाए, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अगर ऐसा केमिकल इक्वेशंस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, इंग्लिश के बुक्स में लिखा होता है इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस साइमल्टेनियसली, तब देन वी विल कॉल दिस इज एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तब हम उसको एक रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। अब आपके बुक में कई सारे इसके एग्जांपल्स देके आपको पूछेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन जो होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, जिसका रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हम पता लगा सकते हैं और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। आयरन प्लस H2O Fe2O3 प्लस H2O के फॉर्म में बन रहा है। तो अब देखोगे आप कि आयरन था जो कि अकेला था, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के, यानी ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। सिंपल हो गया ना एकदम, समझना कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए वो ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास था, अब ये क्या हो गया, अकेला हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो एक हिस्सा में आप ऑक्सीडेशन देख रहे हो, एक हिस्सा में रिडक्शन देख रहे हो, है कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक ही रिएक्शन में साथ साथ होते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन।
अब एक बात सोच के देखो कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, यानी ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि ये रिडक्शन क्यों हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इधर से, ठीक है, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, इसके वजह से हो रहा है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आपको अब शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसमें दो एग्जांपल्स दिखाया जाएगा कि कोरोजन रस्टिंग और दूसरा कि रेंसिडिटी। क्या आपको पता है कि कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब ये होता है, एक हिंदी में अगर बात करें तो हम कहते हैं कि जो खदड़ना, हाँ, मतलब कि कोई भी मेटल अपने क्वालिटी से अपने क्वालिटी को डिग्रेड करता है। डिग्रेड का मतलब अपनी क्वालिटी को थोड़ा थोड़ा कम करते जाता है, मेटल्स गलते जाते हैं, तब वो कहते हैं कोरोड होते जा रहे हैं। कोरोजन सारे मेटल्स करते हैं, वो सिल्वर भी करता है, कॉपर करता है, एल्यूमिनियम करता है, आयरन करता है। लेकिन अगर कोरोजन सिर्फ और सिर्फ आयरन में हो तब उसको हम कहते हैं रस्टिंग। ध्यान समझिए, कोरोजन और रस्टिंग में थोड़ा सा सेम यही है चीज कि रस्टिंग का मतलब सिर्फ हो गया कोरोजन इन आयरन, जबकि कोरोजन एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब ये हो गया कि कोरोजन का मतलब हो गया कि कोई भी मेटल अपने क्वालिटी को डिग्रेड करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ कोरोजन। एंड व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन कोरोजन टेक्स प्लेस इन द आयरन, Fe। अब आयरन के अंदर अगर सिर्फ कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं, और रस्टिंग के लिए हमेशा एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा, क्या लोहे को जंग पकड़ने के लिए सिर्फ हवा की ज़रूरत है या सिर्फ पानी की ज़रूरत है? तो इस रिएक्शन में आपको हवा और पानी अगर दोनों मिलता है, यानी Fe+O2 मिलेगा तो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और ये आयरन ऑक्साइड वाटर के साथ, वो भी कितने x पार्टिकल्स ऑफ वाटर के साथ मिलके Fe2O3 इंटू XH2O में कन्वर्ट हो जाए, है ना, इंटू XH2O में। तो ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, यही रस्टिंग का फॉर्मूला है। अब ये रस्टिंग कम करने के लिए हम क्या करते हैं यूज? पेंट्स का यूज कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक पे, आयरन पे जिंक की कोटिंग, याद है ना, फिर प्राइमर यूज करते हैं। तो ये सारे तमाम तरीके हैं जिससे हम रस्टिंग से बच सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन का एक दूसरा एग्जांपल जो डेली टू डे लाइफ में यूज होता है, उसका क्या नाम है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब द बैड स्मेल कम। कई बार अगल बगल आपके भोज होता है तो जो कुछ ऑयली प्रोडक्ट का चीज़ बच जाता है, पूरी हो गया, सब्जी हो गया, तो कहीं कूड़े के ढेर में जब फेंक दिया जाता है उससे बहुत ही बदबूदार माहौल बन जाता है। वो बैड स्मेल जो आता है उसी को तो हम कहते हैं रैंसिड हो गया वो सब्सटेंस। रैंसिड का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स। फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो उसके अंदर से जो फाउल स्मेल आता है दैट इज कॉल्ड रैंसिड सब्सटेंस। तो आखिर क्या तरीका है जिससे रैंसिडिटी बचाया जा सके? तो आप देखते होंगे घर में कोई भी चीज़ जब बचती है उसको फ्रिज में ले जाके रखते हैं। फ्रिज में क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर डाउन रहेगा तो रैंसिडिटी यानी ऑक्सीडेशन कम होगा, तो रैंसिड कैरेक्टर कम दिखेगा। दूसरा कारण है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन का यूज करके भी हम चाहे तो आसानी से हम रैंसिडिटी को कम कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ तमाम और भी तरीके हैं जिससे हम रैंसिडिटी को कम करते हुए आसानी से हम चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब बचा के रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आप चिप्स में देखते होंगे। सोचिए पैकिंग कितनी अच्छी की जाती है कि कहाँ से बनता है आलू का चिप्स। ऐसे आलू 1-2 दिन में ख़राब हो जाए, हमारे यहाँ घर पे बने, और वो 6-6 महीने तक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। कारण ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ ना करके उस चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का यूज़ कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस भरा होने की वजह से वो ऑक्सीडेशन नहीं शो कर पाता है और रैंसिड कैरेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं दिखती है ना कमाल की बात। तो इस तरह से केमिस्ट्री हमें ये सिखलाता है कि कैसे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है और किस प्रकार से हम इससे
प्रभावित भी होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये रहा पूरा एक चैप्टर का पूरा समरी। उसमें अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और उम्मीद करता हूं मैं कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मेरे अगले और वीडियोस बने और चाहते हैं कि और चैप्टर्स के भी मैं कवर कर दूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस को पहुंचाइए। मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, और इसी के साथ आप अपने घर पे स्वस्थ रहिए और हमेशा अच्छे से रहिए, पढ़िए खूब मन से।